हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सची वाजपेयी। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल nursingfuture.in और हम लोग देख रहे हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज़, जो कि हम हमारे जो पर्सनल नोट्स थे, हमने अपनी जॉब की प्रिपरेशन के लिए जो नोट्स बनाए थे वही डायरी से हम नोट्स उठा के आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसकी 5 सीरीज़ आप पहले देख चुके हैं। अगर आपने इससे पहले की सीरीज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 200 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम देखेंगे 200 से 250 क्वेश्चन तक की सीरीज़। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और उसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकॉन को जरूर प्रेस करके रखें, जिससे हमारे चैनल पे आने वाली सारी अपडेट आपको समय से मिले। तो चलिए चलते हैं हम अपनी सीरीज़ में। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि ड्रग न्यूस्टिग्मिन यूज्ड एज ए फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन माइस्थेनिया ग्रेविस। जो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है, इसमें क्या होता है, और नर्व का ऑटो डिजेनरेशन होने लगता है। इसमें मसल्स और नर्व का जो कम्युनिकेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, नर्व की सप्लाई कम होने लगती है और जो मसल्स है वो ड्राई होने लगती है, वो वहाँ पे सूखने लगती है। तो ऐसे तो माइस्थेनिया ग्रेविस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, फिर भी इसमें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए न्यूस्टिग्मिन को देते हैं, क्योंकि न्यूस्टिग्मिन जो होता है वो सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट होता है, जो कि पैरासिम्पैथिक नर्व को थोड़ी नर्व सप्लाई करने में हेल्प करता है। इसलिए माइस्थेनिया ग्रेविस में न्यूस्टिग्मिन ड्रग ऑफ चॉइस की वजह से यूज की जाती है। फिर नेक्स्ट है ड्रग लीपोडोपा इज मोस्ट इफेक्टिव इन पार्किंसोनिज्म। जो पार्किंसोनिज्म होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्रेन से डोपामिन की सप्लाई होती है वो कम होने लगती है। उस कंडीशन में जो कंडीशन होती है, कंडीशन जो इंक्रीज होती जाती है, उसको पार्किंसन कहते हैं। तो यहाँ पे जब पेशेंट को लीवोडोपा एडमिनिस्टर किया जाता है तो ये ब्रेन में जाके डोपामिन की तरह काम करते हैं। इसलिए पार्किंसन के पेशेंट में लीवोडोपा एडमिनिस्टर करने वाली मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब की जाने वाली ड्रग है। फिर नेक्स्ट है कि पेशेंट फील रेस्पायरेटरी डिफिकल्टी ड्यू टू इंजरी ऑफ सर्वाइकल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की। अगर पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड के सर्वाइकल रीजन पे इंजरी हुई है तो वो रेस्पायरेटरी डिफिकल्टी फील करेगा, क्योंकि जो सर्वाइकल रीजन है वहीं से रेस्पायरेटरी फंक्शन तक, पूरे रेस्पायरेटरी सिस्टम तक नर्व सप्लाई होती है, इसलिए पेशेंट को रेस्पायरेटरी डिफिकल्टी फील होगी। फिर नेक्स्ट है रिसेक्शन ऑफ पोस्टीरियर स्पाइनल नर्व रूट कॉल्ड रेजोटॉमी। अगर स्पाइनल नर्व रूट का रिसेक्शन किया जाए तो उस प्रोसीजर को रेजोटॉमी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है एलोप्यूरिनॉल ड्रग यूज टू ट्रीट गट एंड किडनी स्टोन टू रिड्यूस सीरम यूरिक एसिड। जो एलोप्यूरिनॉल ड्रग होती हैं ये ब्लड में यूरिक एसिड को कम करती है। जब यूरिक एसिड का लेवल बहुत बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को गट कहा जाता है। ये गट को हिंदी में गठिया कहते हैं। ये यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से ही किडनी स्टोन होता है, और इन सब कंडीशन को कम करने के लिए एलोप्यूरिनॉल ड्रग दी जाती है। फिर नेक्स्ट है कि आफ्टर नी जॉइंट सर्जरी पेशेंट शुड वॉक विथ क्रचेज। क्रचेज जो होते हैं, क्रचेज एक तरह से वॉकिंग डिवाइस है, कंफर्टेबल डिवाइस है, जो सपोर्टिव के लिए वॉक करने के लिए आफ्टर सर्जरी प्रोवाइड की जाती है, उसको क्रच कहते हैं। और ये नी जॉइंट सर्जरी की वजह से पेशेंट को वो प्रोवाइड की जाती है, जिससे उसका पूरा बैलेंस हाथ पे रहे और इमीडिएट डिसलोकेशन होने की या फिर फर्दर इंजरी होने के चांसेस कम हो। फिर नेक्स्ट है SLE। इसका फुल फॉर्म है कि सिस्टमेटिक ल्यूपस इरिथमेटस। इसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक ल्यूपस इरिथमेटिस। ये जो है ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बटरफ्लाई रैसेस होते हैं। ये बहुत अफेक्टेड करता है जॉइंट, स्किन, किडनी, ब्लड सेल्स, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इन पे अफेक्ट करता है और ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज के रूप में काम करते हैं। SLE सिस्टमेटिक ल्यूपस इरिथमेटिस। फिर नेक्स्ट है कोल्चिसाइन ड्रग यूज टू प्रिवेंट गट। जो गठिया की जो बीमारी होती है उसमें कोल्चिसाइन जो ड्रग होती है उसको यूज की जाती है। ये भी सीरम यूरिक एसिड लेवल को रिड्यूस करते हैं। फिर नेक्स्ट है कार्सिनोमा इज मैलिग्नेंसी ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। जो एपिथेलियम टिश्यू की मैलिग्नेंसी होती है उसको कार्सिनोमा कहते हैं। फिर नेक्स्ट है सार्कोमा। सार्कोमा इज ए मैलिग्नेंसी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू की मैलिग्नेंसी होती है उसको सार्कोमा कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि माइट इन्फेक्शन इज ए कॉज ऑफ स्कैबीज। जो स्कैबीज का कॉज होता है वो
माइट इन्फेक्शन होता है। ये जो स्कैबिज होती है बहुत ही कंटाजियस इंटेंसली इची स्किन कंडीशन है। ये पर्सन टू पर्सन स्किन कांटेक्ट से फैलती है कि अगर किसी एक पर्सन को हुई है धीरे धीरे उसकी फैमिली में कम्युनिटी में ये रैपिडली स्प्रेड होने वाली डिजीज है जो कि माइट्स के द्वारा होती है। फिर नेक्स्ट है द मेन सिम्टम्स ऑफ पेम्फिगस इज लार्ज वेसिकल्स। जो पेम्फिगस डिजीज होती है ये भी स्किन की डिजीज होती है। इसके जो मेन सिम्टम्स होता है बड़े बड़े फपोले से छाले से पड़ जाते हैं खुजली की वजह से। इसमें भी इचिंग की कंडीशन रहती है। ये भी स्किन डिसऑर्डर होती है। इसमें खुजलाते खुजलाते पेशेंट की स्किन में घाव जैसे बन जाते हैं, लीजन जैसे हो जाते हैं। इस कंडीशन को पेम्फिगस कहते हैं। फिर नेक्स्ट है एम्पेडिगो कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकाई। जो इम्पेडिको होता है वो स्टेफाइलोकोकाई की वजह से होता है। ये भी स्किन डिजीज है। फिर नेक्स्ट है द रिस्क फैक्टर ऑफ स्टीरॉयड थेरेपी। यार जो स्टीरॉयड थेरेपी है उसके रिस्क फैक्टर होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होता है, अवास्कुलर नेक्रोसिस होता है, ग्लूकोमा होता है और डायबिटीज होती है। ये स्टीरॉयड थेरेपी के रिस्क फैक्टर होते हैं। फिर है निकोल्सी साइन इंडिकेट पेम्फिगस। जो निकोल्सी साइन होता है वो पेम्फिगस को इंडिकेट करता है। इसमें क्या होता है कि पेम्फिगस की कंडीशन में पेशेंट को इतनी इचिंग होती है कि वो इचिंग करते करते उसकी जो स्किन की ऊपर की लेयर है वो पूरी निकल जाती है। उसकी अंदर की लेयर अजीब सी दिखने लगती है, लीजन जैसे दिखने लगते हैं। उस साइन को निकोल्सी साइन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है इस स्क्लेरोडर्मा इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जो स्क्लेरोडर्मा है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉनिक हार्डनिंग एंड टाइटनिंग ऑफ स्किन हो जाती है और कनेक्टिव टिश्यू और स्किन इसमें टाइट हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं। ये स्क्लेरोडर्मा का साइन है। ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि अपना जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही सेल्स और टिश्यूज पे अटैक कर देता है बाय मिस्टेक, तो उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट यूज टू कन्फर्म ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को कन्फर्म करने का जो टेस्ट होता है वो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट होता है। इससे ये पता चलता है कहीं पेशेंट को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है, कि अपना ही इम्यून सिस्टम कहीं अपनी सेल्स और अपने ही टिश्यू पे अटैक तो नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट है इन कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट इन बेबी यूज रसल ट्रैक्शन। कि जो बच्चों को कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हर हिप जॉइंट होता है उनको रसल ट्रैक्शन अप्लाई करना चाहिए। जो रसल ट्रैक्शन होता है, रसल ट्रैक्शन इज ए फॉर्म ऑफ ट्रैक्शन। ये ट्रैक्शन की एक फॉर्म होती है, ट्रैक्शन का एक प्रकार है। यूज टू अलाइन ए फ्रैक्चर्ड फीमर। इसमें क्या होता है, जो फ्रैक्चर्ड फीमर होती है या फिर ये जो हिप जॉइंट का डिसलोकेशन है इसकी अलाइन को मेंटेन रखने के लिए रसल ट्रैक्शन दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है एक्सटर्नल आर्टियोवेनस शंट, जिसको फिस्टुला भी कहते हैं। एक्सटर्नल आर्टियोवेनस शंट परफॉर्म फॉर हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के लिए एक्सटर्नल आर्टेरियोवेनस शंट दिया जाता है। अगर आपको हमारी पीडीएफ के एज इट इज़ नोट्स लेने हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का। उस ग्रुप को ज्वाइन करके फेसबुक ग्रुप में जाके आप फाइल के सेक्शन पे जाके सारी पीडीएफ ले सकते हैं। जितने भी हमारे मेमोरी बेस्ड के क्वेश्चन के प्लेलिस्ट की सीरीज रहेंगी इनके सारे नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे अपने फेसबुक ग्रुप पर। तो आप वहां जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन की सारी पीडीएफ हैं आप जिनसे पढ़ रहे हैं यही सारी पीडीएफ आप वहां जाके आसानी से ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल शंट इज एक्सटर्नल ब्लीडिंग। जो फिस्टुला किया जाता है, जो एट्रीवेंट को फिस्टुला बनाया जाता है हीमोडायलिसिस के लिए, उसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो एक्सटर्नल ब्लीडिंग होता है। फिर नेक्स्ट है द ड्रग वेथानेकोल क्लोराइड यूज टू रिड्यूस यूरिनरी प्रॉब्लम। जो ड्रग होती है वेथानेकोल क्लोराइड, इसका मेन पर्पज होता है कि जो यूरिनरी प्रॉब्लम होती है ना उनको कम करना। ये जो भी सर्टेन यूरिनरी की प्रॉब्लम जैसे इनेबिलिटी टू यूरिनेट और कुछ भी पेशेंट को ब्लैडर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें पेशेंट को ये वाली ड्रग दी जाती है। इसको कोलिनर्जिक एजेंट कहते हैं। ये ब्लैडर को स्टिमुलेट करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट है इन ए CRF मतलब क्रॉनिक रीनल फेलियर पेशेंट द इंडिकेशन ऑफ इन ए CRS पेशेंट द इंडिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस इन हाइपरकैलेमिया। कि अगर कोई पेशेंट CRF में है मतलब क्रॉनिक रीनल फेलियर में है तो उसके हीमोडायलिसिस का सबसे बड़ा इंडिकेशन होगा कि पेशेंट को हाइपरकैलेमिया होगा। मतलब पेशेंट का जो ब्लड
पेशेंट का जो ब्लड पोटेशियम लेवल होगा वो उसके नॉर्मल लेवल से हाई होगा, जो कि ब्लड पोटेशियम का नॉर्मल लेवल होता है 3.5 to 5 MEQ पर लीटर। इसको इस तरह से लिखा जाता है। अगर ये इससे ज़्यादा होगा तो पेशेंट डायलिसिस के लिए इंडिकेट हो रहा है। फिर नेक्स्ट है ARF मतलब एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर की डाइट कैसी होनी चाहिए? लो प्रोटीन होनी चाहिए, लो सोडियम होनी चाहिए, लो वाटर इनटेक होना चाहिए। अगर पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर में है तो उसकी डाइट इस तरह से फॉलो करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ए मेल विद रीनल स्टोन, कि अगर कोई मेल है जो कि रीनल स्टोन में है तो उसको दर्द कैसे महसूस होगा? उसको फ्लैंक पेन होगा जो कि उसकी टेस्टिकल्स तक रेडिएट होगा। फील फ्लैंक पेन दैट रेडिएट टू टेस्टिकल्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट में BPH डायग्नोस्ड थ्रू PSA। जो BPH होती है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी होती है, इसको किस तरह से डायग्नोस किया जाता है? इसमें PSA टेस्ट किया जाता है, यूरिया क्लियरेंस टेस्ट किया जाता है, यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट किया जाता है। और ये PSA टेस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? कभी कभी आ जाती है एग्जाम में लिखने के लिए। PSA टेस्ट की फुल फॉर्म होती है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये टेस्ट किए जाते हैं BPH को डायग्नोस करने के लिए और कंफर्म करने के लिए। BPH किसको कॉज करता है? BPH कॉज करता है हाइड्रोयूरेटर को, हाइड्रोनेफ्रोसिस को कॉज करता है, फिर यूरिनरी रिटेंशन को भी BPH ही कॉज करता है। फिर नेक्स्ट है ड्रग पैथिडिन ऑल्सो नोन एज मेप्रीडिन। जो ड्रग पैथिडिन होती है इसको मेप्रीडिन नाम से भी जाना जाता है। ये इसका ब्रांड नेम होता है जो मार्केट में बिकती है, ये डेमारोल नाम से बिकती है। सिंथेटिक ओपॉइड है, ये पेन मेडिकेशन है। जब पेशेंट का डाइक्लोसेट ट्रामाडोल से इस तरह की मेडिकेशन से पेन रिलीव नहीं होता है, जो बड़े बड़े प्रोसीजर होते हैं जैसे लंग का लोबेक्लोटॉमी हो गया, किडनी के कोई प्रोसीजर हो गए, इस तरह के इंटरनल ऑर्गन के जो प्रोसीजर होते हैं जिनमें पेशेंट का ड्रग सिंपल एनाल्जेसिक से कंट्रोल नहीं होता है, उस टाइम पे ये डेमेरोल नाम की पैथिडिन जो ड्रग है वो दी जाती है। और ये क्या है? ये सिंथेटिक ओपॉइड पेन मेडिकेशन है, ये जिसमें मॉर्फिन कैटेगरी की मेडिसिन आती है उस कैटेगरी में। फिर नेक्स्ट है कि कंटिन्यूस हाइपर वेंटिलेशन कॉज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कंटिन्यू हाइपर वेंटिलेशन मतलब बहुत तेजी से सांस लेते रहने की वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, हाइपोक्सिया भी होता है, पेशेंट को मतलब ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, पेन भी होता है, एंजाइटी होती है और उसका मेटाबॉलिक डिमांड भी बढ़ जाता है क्योंकि बॉडी एक्सर्शन बढ़ता है तो उसकी मेटाबॉलिक डिमांड भी बढ़ जाती है। मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ते ही ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन न्यूबॉर्न। मेन सिम्टम इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन। जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होते हैं वो जो सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की डिजीज है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये न्यूबॉर्न में होती है। इसका जो मेन सिम्टम होता है वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। इसमें क्या होते हैं? ऑटो डाइजेशन होने शुरू हो जाता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो सेल्स होती है उनके डिजेनरेशन का काम करता है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस। फिर नेक्स्ट है कि लॉस ऑफ एल्व्यूलाई इलास्टिसिटी इज ए सिम्टम ऑफ एम्फाइसीमा। अगर पेशेंट को एम्फाइसीमा की कंडीशन है जो कि COPD और इस तरह के पेशेंट की कंडीशन में होता है। एम्फाइसीमा मतलब लंग्स में एयर का एक्यूमुलेट हो जाना। जब लंग्स में एयर भर जाती है तो जो एल्व्यूलाई की इलास्टिसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, वो उसमें हार्डनिंग हो जाती है, तो पेशेंट को बहुत ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, वो प्रॉपर सांस छोड़ने में और लेने में उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है। फिर नेक्स्ट है GERD का फुल फॉर्म है कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स सिंड्रोम इन विच स्टमक एसिड एंड वाइल इरिटेट द फूड पाइपलाइन। इसमें क्या होता है? जो स्टमक के अंदर जो पेट के अंदर एसिड और बाइल्स भरे होते हैं ये फूड पाइपलाइन को इरिटेट करते रहते हैं। कभी कभी आपने फील किया होगा कि पेट का एसिड जो होता है वो डकार के जैसे गले तक आ रहा है, फिर वो बहुत इरिटेशन जलन करता है। वही कंडीशन गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की कंडीशन होती है। इसमें क्या है? रिगर्जिटेशन जैसे होता रहता है, पेट में जो कुछ भरा होता है वो वापस ईसोफेगस के थ्रू गले तक आता रहता है।
फिर नेक्स्ट है ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है, स्मॉल पैचेज जैसे टंग पर बन जाते हैं वाइट वाइट। ये कैंसर की कंडीशन तो नहीं होती है, लेकिन ये अलग अलग तरह के जो कि टोबैको वगैरह खाने से ल्यूकोप्लेकिया जैसे कंडीशन हो जाते हैं। फिर ये इरेथ्रोप्लेकिया क्या होता है, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इसमें छाले जैसे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे बताया ये गया कि ल्यूकोप्लेकिया एंड इरेथ्रोप्लेकिया सिम्टम्स अगर पेशेंट को हो रहे हैं तो कैंसर ऑफ टंग के लिए सस्पेक्ट किया जाता है, ये किया जा सकता है, ये समझा जा सकता है कि हो सकता है पेशेंट को टंग का कैंसर हो। फिर नेक्स्ट है इन केस ऑफ जीआई ब्लीडिंग द प्रोटोन पंप इनहिबिटर कॉमनली यूज मेडिटेशन टू सप्रेस स्टमक एसिड। जो जीआई ब्लीडिंग होती है मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है उसमें प्रोटोन पंप इनहिबिटर दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि पेशेंट के जो पेट में एसिड है, जो स्टमक में एसिड बन रहा है उसके प्रोडक्शन को कम कर सके, उसी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है। और ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर में कौन कौन सी मेडिसिन आती है, इसमें यूज होने वाली जो भी एंटासिड होती हैं जैसे ओमेप्राजोल हो गया, इसोमेप्राजोल हो गया, लेंसोप्राजोल हो गया, रेबिप्राजोल हो गया, अपना पेंटोप्राजोल हो गया, इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं वो पीपीआई कैटेगरी में आती हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर की कैटेगरी में आती हैं। ये मेडिसिन क्या करते हैं, जो स्टमक का एसिड होता है उसको सप्रेस कर देती हैं। फिर नेक्स्ट है कि रैपिड पास ऑफ इनडाइजेस्टिव फूड इन ज्यूजेनम कॉल्ड डंपिंग सिंड्रोम। जो पेट का फूड होता है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, बिना डाइजेस्ट किए ही इंटेस्टाइन में चला गया है, इसको डंपिंग सिंड्रोम कहते हैं। मतलब जो भी खाना है वो पेट में उसने अपनी पूरी प्रोसेस स्टमक में नहीं हुई है और तुरंत इंटेस्टाइन में चला गया, तो ये कंडीशन डंपिंग सिंड्रोम कही जाएगी। और सिम्टम्स आर डंपिंग सिंड्रोम आर, जो डंपिंग सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं उनमें वीकनेस होता है, फेंटिंग होता है, हार्ट पाल्पिटेशन बढ़ जाता है, डायफोरेसिस मतलब बहुत तेज की स्वेटिंग होती है, ये कंडीशन होते हैं। फिर नेक्स्ट है ग्लूटेन फ्री डाइट शुड बी इन माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। यहाँ पे ग्लूटेन फ्री डाइट है तो डाइट को आप ऐड कर लेना, डाइट यहाँ पे नहीं लिख पाया है। ग्लूटेन फ्री होता है, ग्लूटेन फ्री की ग्लूटेन क्या होता है कि गेहूं के आटे में जो चिकनाहट होती है जिसकी वजह से आटे को गूंदा जा सकता है, बनाया जा सकता है, उसमें जो चिकनाहट होती है जो कि पूरे आटे को प्रोसेस करके रोटी बनने तक का जो शेप तैयार करते हैं वो उसको ग्लूटेन कहते हैं। अगर पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन का सिंड्रोम हो रहा है, जिसको एक डिजीज होती है जिसको सीलियक डिजीज भी कहते हैं, जिसमें पेशेंट ग्लूटेन से एलर्जिक होता है, उसमें पेशेंट को ग्लूटेन फ्री डाइट देनी चाहिए। इसी कैटेगरी में एक सीलियक डिजीज भी आती है जो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में होती है, उसमें भी पेशेंट को ग्लूटेन बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है रेक्टल कैथेटर शुड बी इंसर्टेड 15 सेंटीमीटर फॉर एनीमा, 15 सेंटीमीटर या फिर 4 इंच। अगर पेशेंट को एनीमा दिया जा रहा है तो उसको रेक्टल कैथेटर जो इंसर्ट किया जाएगा वो 15 सेंटीमीटर तक किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है ट्रेंडेलेनबर्ग टेस्ट, यहाँ पे पोजीशन नहीं है, यहाँ पे टेस्ट है, इज यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ वेरिकोज वेन इन डिटेक्टिंग हिप जॉइंट डिसफंक्शन। जो ट्रेंडेलेनबर्ग टेस्ट होता है ये वेरिकोज वेन की कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए होता है और हिप जॉइंट डिसफंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को एक पैर पे खड़ा करने के लिए बोला जाता है, उसका एक पैर उसको उठाने के लिए बोला जाता है, तो उसका जो हिप का दूसरा साइड है वो डिसलोकेट जैसे वो ड्रॉप के जैसे होने लगेगा, उसकी जो पोजीशन है अजीब सी हो जाएगी, वो अपना जो उसका वेट है उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाता है। इस तरह से ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि उसको हिप जॉइंट डिसफंक्शन है, वेरिकोज वेन है, इसके लिए ट्रेंडेलेनबर्ग टेस्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है इन ईसीजी पीआर इंटरवल। अगर ईसीजी में पीआर इंटरवल जो शो होता है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है, जहाँ जहाँ पीआर इंटरवल होगा वहाँ पे ये पता चलता है कि इस टाइम पे पेशेंट को एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। फिर नेक्स्ट है कि थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी यूज टू डिजॉल्व डेंजरस क्लॉट इन ब्लड वेसल्स इम्प्रूव ब्लड फ्लो। जो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दी जाती है, एंटीकोगुलेंट थेरेपी दी जाती है, वो जो भी बहुत डेंजरस क्लॉट्स होते हैं, जो ब्लड में क्लॉट बन जाते हैं, जो इसकी वेसल्स में क्लॉट होते हैं, उनको डिजॉल्व करने के लिए दी जाते हैं और इसकी वजह से ब्लड का फ्लो है वो इम्प्रूव भी होता है। फिर नेक्स्ट है कि लैब टेस्ट फॉर एमआई। जो एमआई मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए जो लैब टेस्ट किए जाते हैं उसमें एलडीएच होता है, सीकेएमबी होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। फिर एएसटी लेवल होता है, ये तीनों टेस्ट सीरम में किए जाते हैं, इससे इन टेस्ट से पता लगाया जाता है कि पेशेंट को एमआई तो नहीं है। फिर नेक्स्ट है होमन साइन टेस्ट
ऑल्सो कॉल्ड डार्सी फ्लेक्सन टेस्ट। जो होमेनसाइन टेस्ट होता है, इसको अगर दूसरे नाम से पूछा जाए तो ये डॉर्सी फ्लेक्सन साइन भी होता है, और ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस को डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है थैलेमस। फिर नेक्स्ट है कि थैलेमस इज ए सेंटर ऑफ प्लीजेंटनेस, मतलब खुशी जो महसूस होती है, खुशी के महसूस करने के जो सेंसेशन होते हैं वो हम थैलेमस के एरिया से हमें महसूस होते हैं। फिर नेक्स्ट है बिल्म कैंसर, जो कि बच्चों के किडनी का कैंसर होता है, जो कि बहुत ही रेयर होता है लेकिन बच्चों को ही इफेक्ट करता है जब होता है। इसको एक दूसरे नाम नेफ्रोब्लास्टोमा से भी जानते हैं कि बिल्म कैंसर इज ए रेयर किडनी कैंसर दैट प्राइमरली अफेक्ट चिल्ड्रेन नोन एज नेफ्रोब्लास्टोमा। इसको नेफ्रोब्लास्टोमा से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि IPPV स्टैंड फॉर, जो IPV जो कि वेंटिलेटर में ये मोड यूज होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ये वेंटिलेशन में यूज होने वाला एक मोड होता है। फिर नेक्स्ट है मेट्रोनिडाजोल, जिसको हम लोग मेट्रोजिल के नाम से हॉस्पिटल में प्रेस्क्राइब किया जाता है। मेट्रोनिडाजोल इज ए ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइकोमोनस वेजिनलस। ये भी स्टडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को ओरली मेट्रोनिडाजोल प्रेस्क्राइब की जाती है। फिर नेक्स्ट है कि कॉमाडोन इज यूज टू ट्रीट ब्लड क्लॉट बट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। जो कॉमाडिन होती है वो एंटीकोगुलेंट थेरेपी की तरह काम करती है, उसको ब्लड क्लॉट जो होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर पेशेंट प्रेगनेंसी में है तो इस तरह की नहीं दी जाती है। वैसे पेशेंट को स्ट्रोक से बचाने के लिए और थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म से बचाने के लिए जो भी उसकी सीवीए की कंडीशन होती है उसमें कॉमाडिन ड्रग को प्रेस्क्राइब किया जाता है। फिर नेक्स्ट है सिलिंग टेस्ट यूज टू नो विटामिन बी एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। जो सिलिंग टेस्ट होता है वो विटामिन बी का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में कितना हो रहा है ये जानने के लिए सिलिंग टेस्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है ओसिक्यूलोप्लास्टी इज रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ बोन ऑफ मिडिल ईयर। जो ओसिक्यूलोप्लास्टी एक प्रोसीजर होता है, उसमें क्या होता है, मिडिल ईयर की जो बोन है उनका रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, इसको ओसिक्यूलोप्लास्टी कहते हैं। तो ये सीरीज यहाँ पे पूरी हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे साइड से आने वाली सारी अपडेट आप समय से रिसीव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।